हेलो स्टूडेंट्स। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के हम अगले पार्ट में आ गए थे और स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके फर्दर जो आगे के रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके बारे में, जिसमें फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और दोनों तरह के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है लास्ट वीडियो आपने कवर कर लिया होगा और उसके बाद ही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जो है देखें। तो अगर अब अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसका प्रीवियस जो वीडियो है वो आप ज़रूर जाके देखें। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो है, जब आगे प्रोसीड होते हैं ओरल कैविटी से तो हमें एक पैसेज मिलता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है पैसेज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो पैसेज है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए कॉमन है। और यहाँ पर जो फेरिंग्स है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो फूड, एयर, वाटर के लिए ये कॉमन पैसेज है। और अगर मैं फेरिंग्स को ही डिटेल में लेके चलूँ तो फेरिंग्स के 3 पार्ट हमें जो है 3 ओपनिंग होती हैं जिनको हम 3 पार्ट्स बोलते हैं। 3 पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। एक जो इसकी ओपनिंग जो नेज़ल चैम्बर की तरफ होती है उस पार्ट को नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। नीचे की तरफ इसकी जो लैरिंग्स की तरफ जो पोर्शन होता है उसे लैरिंजियोफेरिंग्स कहते हैं। और माउथ की तरफ जो होता है उसे ओरोफेरिंग्स या बकोफेरिंग्स कहा जाता है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें हम तीनों ही पार्ट को, तो जो नेज़ोफेरिंग्स है ये नेज़ल पैसेज की तरफ है, माउथ की तरफ है ओरोफेरिंग्स या बकोफेरिंग्स, और नीचे लैरिंग्स की तरफ है लैरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, तो ये पैसेज है फूड और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। और फेरिंग्स के ही बारे में अगर हम इम्पोर्टेंटली बात करें तो फेरिंग्स की ही जो पोस्टीरियर वॉल होती है, यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है अगर आप देखेंगे, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, तो इसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है, यहाँ पोस्टीरियर वॉल पे 1 पेयर ऑफ ट्यूब्स ओपन होती हैं और ये 1 पेयर ऑफ ट्यूब्स को हम कहते हैं यूस्टैकियन ट्यूब। यूस्टैकियन ट्यूब, ये यूस्टैकियन ट्यूब जो होती हैं ये मिडिल लेयर से कनेक्ट होती हैं और मिडिल लेयर से कनेक्ट होने की वजह से ये मिडिल लेयर में एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती हैं। ठीक है, तो यहीं से मिडिल लेयर में एयर अंदर जाती है और बाहर आती है और अंदर आने और जाने में वो एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। ठीक है, तो इसकी भी ओपनिंग जो है वो पाई जाती है फेरिंग्स में। आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स में पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ नीचे जो है, तो वहाँ से ईसोफेगस और ट्रैकिया ये दोनों पाए जाते हैं लोअर पोस्टीरियर साइड में। तो ईसोफेगस जो है एलिमेंट्री कैनाल की तरफ प्रोसीड हो जाता है और ट्रैकिया जो है ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ प्रोसीड हो जाता है। और दोनों ही ओपन होते हैं किसमें, फेरिंग्स में पीछे की तरफ। लैरिंग्स की बात करें हम तो ए कार्टिलेजिनस फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, दैट इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो विंड पाइप जो कि ट्रैकिया है वो कंटेन होता है लैरिंग्स में, उसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं। एंड इट इज़ कवर्ड बाय ए कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस फूड और वाटर को हमारे विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो जब हम कुछ भी स्वेलो करते हैं तो वो फूड और वाटर को स्वेलो करते ही ये एपिग्लॉटिस रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू बंद हो जाता है और वो उस सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस को प्रोसीड कर देता है किसकी तरफ, ईसोफेगस की तरफ, जिससे कि वो फूड और वाटर हमारे विंड पाइप में एंटर नहीं कर पाते। सो ड्यूरिंग स्वेलोइंग द ईसोफेगस, तो ये विंड पाइप को एंट्री को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग। द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक।
तो ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कह रहे हैं, ये एक लंबी ट्यूब होती है जो पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ पाई जाती है, क्योंकि सामने विंड पाइप होता है और विंड पाइप के पीछे फूड पाइप होती है। पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, और ये नेक से पास होते हुए थोरैक्स में एंटर करता है। थोरैक्स को क्रॉस करते हुए, डायफ्राम को क्रॉस करते हुए एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाके मर्ज हो जाता है, और उस जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम ईसोफेगस कहते हैं, सॉरी स्टमक कहते हैं। उस जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टमक कहते हैं, जिसमें ईसोफेगस जाके मिक्स होता है, ठीक है, मर्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए ये ईसोफेगस ओपन होता है किसमें, जे शेप स्ट्रक्चर में, जिसे हम स्टमक कह रहे हैं। आगे इसकी अगर हम डिटेलिंग देखें, आगे इसमें एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम स्टमक कहते हैं। स्टमक की अगर हम बात करें, यहाँ पे इस डायग्राम को हम देखें, स्टमक के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेगल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, ठीक है। तो ये जहाँ ओपन होता है, ईसोफेगस को बात करें तो ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है, और स्टमक के जिस पार्ट में ईसोफेगस ओपन होता है उस पार्ट को कार्डियक कहते हैं। और यहाँ पर जहाँ ईसोफेगस की ओपनिंग होती है वहाँ पर मस्कुलर वॉल्व पाए जाते हैं। याद रखना, मस्कुलर वॉल्व है जिन्हें स्फिंक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर पाया जाता है उसे कहते हैं गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। तो ये कार्डियक पार्ट में ओपन होता है। ये क्या करता है, ईसोफेगस से जो फूड आ रहा है वो वापस ना जाए, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करता है, गार्ड करता है, इसकी ओपनिंग को गार्ड करता है, जिससे फूड अंदर से बाहर ना जाए, ठीक है। तो स्टमक की बात करें तो स्टमक के हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस। इनको याद रखना, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। आगे आता है तो रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में, जे शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके 4 पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं, कौन कौन से। कार्डियक, जहाँ पर ईसोफेगस ओपन होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसे हम फंडस कहते हैं, एक बड़ा पार्ट जिसे बॉडी कहते हैं, और सबसे टर्मिनल पार्ट जिसे हम पाइलोरस या पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। पाइलोरस जो है आगे चल के इंटेस्टाइन के फर्स्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है, जिसे हम डुओडेनम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पाइलोरस की बात करें तो फूड जब पार्शियल डाइजेशन होता है स्टमक में, तो उसके बाद इंटेस्टाइन की तरफ प्रोसीड करता है। तो पाइलोरस और डुओडेनम के जंक्शन पर यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। आगे इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन आएगा, तो याद रखना, पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ partially digested food from stomach to duodenum part of small intestine. Small intestine is a distinguishable into 3 region, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्टमक के आगे प्रोसीड हम करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो जो हमें पोर्शन मिलता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है, लेकिन इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट डुओडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम और तीसरा पार्ट इलियम। सो डुओडेनम जो है सबसे स्टार्टिंग वाला, शुरुआत का पार्ट है, एंड इट इज़ सी शेप, ठीक है। कैसा होता है ये, सी शेप का होता है। आपको याद रहे पुरानी एनसीईआरटी में इसको यू शेप लिखा हुआ था, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है यहाँ पर सी शेप लिखा हुआ, तो जो लोगों ने पुरानी एनसीईआरटी को एक बार पढ़ा है वो लोग इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये भी है कि पुरानी एनसीईआरटी में ये बॉडी पार्ट के बारे में नहीं बोला गया है, तो पुरानी एनसीईआरटी में केवल 3 पार्ट स्टमक के कहे गए हैं, फंडस, कार्डियक और पाइलोरस। याद रहे कि एक चौथा पार्ट भी इस बार इंक्लूड किया है, जिसे हम बॉडी कह रहे हैं, ठीक है।
तो डुओडेनम जो है सी शेप का होता है। अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम, डुओडेनम के बाद एक लंबा मिडिल पोर्शन पाया जाता है जिसे हम जेजुनम कहते हैं। एंड हाईली कॉइल्ड इलियम, सो इट इज़ हाईली कॉइल्ड पार्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द डुओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो ये वही पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात कर रहा है जो पाइलोरस और डुओडेनम के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। तो स्टमक से जाने वाले जो भी फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, उसके मूवमेंट को गार्ड करता है। इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जो इसका थर्ड पार्ट है इलियम, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला प्राइमरी पार्ट है जिसे हम कहते हैं सीकम, तो इलियम और सीकम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट और सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, इनके जॉइंट पर पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, जो हमने डायग्राम में देखा था। तो यहाँ पर इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। सो इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है, सिंगल ओपनिंग। तो ऐसे कोई भी ऑर्गन जिनमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है उसे ब्लाइंड सैक कहते हैं। और ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती, याद रखना आपको, जो एनिमल क्लासिफिकेशन में भी हमने पढ़ा था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। तो ऐसा बॉडी प्लान जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, तो ये ब्लाइंड सैक वहीं से है, इसीलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को ब्लाइंड ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। अब सीकम जो है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सीकम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन्स बनाते हैं, विटामिन्स की सिंथेसिस करते हैं। जैसे अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इस्चीरिया कोलाई, ठीक है, इस्चीरिया कोलाई, ये वो बैक्टीरिया है जो हमारा इंटेस्टाइन का फ्लोरा और फौना मेंटेन करता है। और कौन कौन से विटामिन बनते हैं भाई इंटेस्टाइन में, तो विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन B2, ये 3 बेसिक विटामिन हमारे इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होकर एब्जॉर्ब होते हैं। इनका ऐसा ही है, विटामिन के सबसे ज़्यादा, उससे कम विटामिन B12 और सबसे कम विटामिन B2। तीनों की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो तीनों क्या काम करते हैं, विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, विटामिन B12 हेल्प करता है RBC के प्रोडक्शन में, और विटामिन B2 हेल्प करता है नर्वस सिस्टम के मेंटेनेंस में और उसके कंडक्शन में, ठीक है। सो आगे आते हैं, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम द सीकम, तो सीकम से ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज होता है। ये एक तरह का लिम्फॉइड टिश्यू है और हमारी बॉडी में ये वेस्टिजियल होता है, ठीक है। वेस्टिजियल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये फंक्शनलेस होता है। तो कहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म करता है, कैटल्स में इसका मेनली फंक्शन पाया जाता है। कैटल्स में इट इज़ रिलेटेड विथ डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के डाइजेशन से रिलेटेड है, और इसलिए कैटल्स में जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो फंक्शनल मिलता है। हमारी बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता, इसलिए हमारी बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल पाया जाता है। द सीकम ओपन्स इनटू कोलोन, सीकम अपने लार्ज इंटेस्टाइन के अगले पार्ट में ओपन होता है जिसे हम कोलोन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। सो कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट है और इसके भी 3 पार्ट हैं। याद रहे कि लास्ट NCERT जो ओल्ड NCERT थी उसमें 3 पार्ट लिखे हुए थे, इसमें यहाँ पर 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ओल्ड NCERT में पार्ट्स थे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन,
और इस एनसीईआरटी में एक और पार्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, सिग्मॉइड कोलोन। तो 4 पार्ट्स हो गए हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। तो जो इसका टर्मिनल पार्ट है डिसेंडिंग कोलोन, वो आगे चल के ओपन होता है रेक्टम में। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है एंड रेक्टम की जो एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती है उस ओपनिंग को हम कहते हैं एनस। तो एनस से ही फीकल मैटर बॉडी के बाहर डिस्चार्ज होता है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको डायग्राम पे ले चलो। ठीक है, ये डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल की। अगर हम हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, हिस्टोलॉजी को अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट याद रखना कि मोर और लेस एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट्स की हिस्टोलॉजी ज़्यादातर सेम मिलती है। कहीं कहीं अलग अलग पार्ट्स में मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, तो अगर हम बेसिक बात करें तो सबसे पहले अगर हमने एलिमेंट्री कैनाल को कहीं भी अगर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हमने किया है तो अंदर का जो खाली पार्ट हमें मिलेगा जिसे हम कहते हैं ल्यूमेन। ठीक है, और अंदर की सबसे इंटरनल लाइनिंग ये बनी होती है सबसे इंटरनल लेयर से जिसे हम कहते हैं म्यूकोजा। सो अंदर से अगर बाहर की तरफ चलेंगे तो जो हमें सबसे पहली लेयर मिलेगी वो होगी क्या, म्यूकोजा। उस म्यूकोजा लेयर के बाहर हमें जो सेकंड लेयर मिलेगी वो सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के बाहर हमें मिलेगी थर्ड लेयर मस्कुलरिस म्यूकोजा, और उसके बाहर हमें मिलेगी सबसे बाहर की लेयर सिरोसा। और इन सब के बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। म्यूकोजल लेयर में हमें इनवर्ड फिंगर लाइक फोल्ड जो है दिखते हैं और इन्हें हम विलाई कहते हैं। ठीक है, ये विलाई एलिमेंट्री कैनाल के इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो म्यूकोजा लेयर है ये फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है, फाइब्रस लाइनिंग की बनी होती है एंड इट सिक्रीट म्यूकस ऑल्सो। ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करती है। तो ये सपोज करिए फाइब्रस लेयर है म्यूकोजा, उसके ऊपर म्यूकस का सिक्रीशन है और इसके ऊपर HCl पाया जाता है। तो म्यूकस के एक्शन की वजह से, म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से HCl जो है स्टमक में होते हुए भी, यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होते हुए भी हमारी जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की उसको डैमेज नहीं कर पाता। तो म्यूकस उसमें भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये एक बैरियर बनाता है HCl और फाइब्रस लेयर के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा में पार्ट के हिसाब से मॉडिफिकेशन पाया जाता है। इंटेस्टाइन में, डुओडेनम में इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन पर्टिकुलर एक प्रेजेंट ऑर्गन, एक खास पोजीशन के हिसाब से इनमें पाया जा सकता है। थर्ड आता है मस्कुलरिस म्यूकोजा, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की, और स्मूथ मसल्स जनरली हमारी बॉडी में दो तरह की होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। मस्कुलरिस म्यूकोजा में याद रखने वाली बात यह है कि सर्कुलर मसल अंदर की तरफ होती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल बाहर की तरफ। इस डायग्राम को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे तो ये हमें गोल गोल दिख रहा है इसलिए ये सर्कुलर हो गई, और ये लंबे लंबे फाइबर दिख रहे हैं इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई। नहीं, इसमें फाइबर्स में ये सर्कुलर पूरा सर्कल क्रिएट किया है इसलिए सर्कुलर है, और जो हमें बंडल दिख रहे हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल ही पाई जाती है। ठीक है, याद रखना हर जगह जहाँ पर भी अगर हम ब्लड वेसल की बात करें, फैलोपियन ट्यूब की बात करें, यूरेथ्रा की बात करें, तो वहाँ पर भी इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल ही हमें मिलती है। ठीक है, लेकिन स्टमक की बात करें, स्टमक, ठीक है, स्टमक में इन दोनों लेयर्स के अलावा एक और लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक मसल ये कहाँ पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है। तो जनरली पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये मस्कुलरिस म्यूकोजा की वजह से एक खास तरह का मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, क्योंकि हर जगह सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जाती है, लेकिन स्टमक में ऑब्लिक मसल पाई जाती है, और ऑब्लिक मसल की प्रेजेंस की वजह से स्टमक में जो मूवमेंट पाया जाता है उसे कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, कौन सा मूवमेंट पाया जाता है? चर्निंग मूवमेंट। एंड दिस मूवमेंट इज़ फाउंड इन स्टमक विच हेल्प इन क्रशिंग ऑफ फूड। साथ ही स्टमक की जो सबसे अंदर की लेयर म्यूकोजल लेयर होती है उसमें फोल्ड पाए जाते हैं, और उन फोल्ड को रगे कहते हैं। ठीक है, सो रगे फोल्ड आर फाउंड इन स्टमक। ये भी पॉइंट याद रखना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वेव लाइक मूवमेंट होता है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड को आगे की तरफ पुश करने का काम करता है। विलाई पाया जाता है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ऑब्लिक मसल केवल स्टमक में पाई जाती। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप नोट करते चलना। ठीक है, और सबसे बाहर की लेयर पाई जाती है सिरोसा। ठीक है, ये आउटर जो है एक लेयर लाइनिंग बनाती है सिरोसा लेयर। अब आते हैं वापस इसकी थियरी पर। तो थियरी को देखें, जो हम पढ़ चुके हैं उसी का यहाँ पर लिखा हुआ है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर, यानी ईसोफेगस से रेक्टम तक इनकी हिस्टोलॉजी लगभग सेम पाई जाती है। 4 लेयर, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा और सिरोसा, ये चारों लेयर्स के नाम। सिरोसा जो सबसे बाहर की लेयर होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। ये पॉइंट याद रखना, स्टार लगा लो, क्वेश्चन पूछेगा। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मीजोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस म्यूकोजा जो है स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जिसमें इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर पाई जाती है। खास साथ ही ऑब्लिक मसल भी पाई जाती है। हमने बता दिया कहाँ पाई जाती है, स्टमक रीजन में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, और उसकी वजह से वहाँ के मूवमेंट में भी चेंज आता है, चर्निंग मूवमेंट पाया जाता है। द सब म्यूकोजल लेयर फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ। तो सब म्यूकोजा लेयर में नर्व, ब्लड और लिम्फ पाए जाते हैं, और ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। डुओडेनम की बात करें तो डुओडेनम में सब म्यूकोजा लेयर में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंड खास हैं, इनकी हम बात कर लें कौन से ग्लैंड्स होते हैं, तो ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड ये याद रखना, ब्रूनर्स ग्लैंड आर ओनली प्रेजेंट इन डुओडेनम पार्ट, और जहाँ तक ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं डुओडेनम की लंबाई वहीं तक होती है। ठीक है, इन्हीं की वजह से हम डुओडेनम के पार्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ तक डुओडेनम है। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज़ द म्यूकोजा। सबसे अंदर की लेयर जो है वो म्यूकोजा। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड इन स्टमक। तो हमने बताया स्टमक में म्यूकोजा लेयर ही इरेगुलर फोल्ड बनाती है, जिन्हें रगे कहते हैं, और इंटेस्टाइन में ये फोल्ड बनते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। दोनों का काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना, लेकिन रगे की वजह से और ऑब्लिक मसल की वजह से वहाँ पर क्रशिंग करने के लिए मूवमेंट होता है, जिसे चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, विलाई प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में टू इंक्रीज द इंटरनल सरफेस एरिया। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग अ ब्रश्ड बॉर्डर अपीयरेंस। इसको समझिएगा, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए ये डायग्राम है और हमने इसके इतने से पार्ट का डायग्राम हम बड़ा करके देख रहे हैं। ठीक है, तो जब बड़ा करके देखेंगे तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई है, लेकिन इस विलाई में ऊपर हमें और भी कई छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं, और इन प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई कहा जाता है। ठीक है, और ये माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और देखने में ये ब्रश जैसा अपीयरेंस दिखाई देता है, और इसीलिए इसे ब्रश्ड बॉर्डर एपिथेलियम भी कहा जाता है, या जो ब्रश्ड बॉर्डर अपीयरेंस को शो करता है। These modification increases the surface area enormously। लगभग 600 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। विलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल नोन एज लैक्टिल। ये एक विलाई का इंटरनल डायग्राम है। ठीक है,
इंटरनल डायग्राम को जब हम देखेंगे तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर दो तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक हमें ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं और दूसरा हमें जो लिम्फ वेसल दिख रही है, लिम्फ वेसल जिसे हम लैक्टील कहते हैं, और ब्लड कैपिलरी दिख रही है जिससे ब्लड आ रहा है वो आर्टरी की ब्रांच है, और जिसमें ब्लड जा रहा है वो आगे चल के वेन में मर्ज होगा। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फैट को छोड़कर बाकी जितने न्यूट्रिएंट हैं वो डायरेक्टली कैपिलरी में एब्जॉर्ब होते हैं। फैट और लिपिड डाइजेस्ट होने के बाद वो डायरेक्टली लैक्टील में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये दो पॉइंट हैं इनसे रिलेटेड, ये हमें याद रखना है कि सारे न्यूट्रिएंट अपार्ट फ्रॉम फैट एंड लिपिड आर एब्जॉर्ब्ड इन कैपिलरीज, एंड फैट एंड लिपिड आर आफ्टर डाइजेशन दे आर एब्जॉर्ब्ड इन लैक्टील, और वो आगे चल के फिर ड्रेन होते हैं लैक्टील, किसमें? ब्लड वेसल में ही ड्रेन होते हैं। लेकिन इसलिए इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इनकी इम्पोर्टेंस को ही लेकर। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। तो जो म्यूकोजल लेयर होती है वो उसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, कप शेप सेल्स होती हैं, इसलिए नाम पड़ा है गॉबलेट। कप को हम गॉबलेट कहते हैं और इसी वजह से इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ये म्यूकस बनाती हैं। म्यूकस का एक फंक्शन अभी हमने बताया था HCl के डिटोरिएशन से हमें हेल्प करता है, और दूसरा जो है फूड के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं स्टमक की वॉल में, एंड क्रिप्ट ऑफ लिबर्कुने पाए जाते हैं इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन। ठीक है, आप देखिएगा इंटेस्टाइन की जो विलाई है, इनके लोअर पोर्शन में, बेस पोर्शन में ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर को ही क्रिप्ट या क्रिप्ट ऑफ लिबर्कुने कहते हैं, और इन्हीं क्रिप्ट ऑफ लिबर्कुने में ब्रुनर्स ग्लैंड की डक्ट्स ओपन होती हैं, और इन्हीं के सिक्रीशन से जो है सकस एंट्रिकस या इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। सकस एंट्रिकस। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सभी चारों लेयर्स एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन शो करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। सो द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड, द लिवर एंड द पैंक्रियास। तो ये 3 तरह की मेन एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड की बात करें। सो सलाइवरा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। मेन जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है वो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से होता है, जिन्हें हम कहते हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। याद रहे, सबमैंडिबुलर को ही सबमैक्सिलरी भी कहते हैं। पैरोटिड पाई जाती है चीक रीजन में, सब मैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर पाई जाती है लोअर जॉ में, एंड सबलिंगुअल पाई जाती है बिलो द टंग। These glands situated outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। तो ये बकल कैविटी के बाहर पाई जाती हैं और बकल कैविटी में जो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती हैं। कैसे सिक्रीट करती हैं? बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। तो जिस भी ग्लैंड में डक्ट पाई जाती है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। याद रखना, जो डक्टल ग्लैंड होती हैं उन्हें कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। आती है बात लिवर की। सो लिवर इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इन बॉडी। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में ये होती है, जिसका वेट लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है एक एडल्ट ह्यूमन में। ये एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, और एब्डोमिनल कैविटी में इट इज़ प्रेजेंट लिटिल बिट ऑन द राइट साइड एंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायफ्राम, और इसके मेन 2 बड़े लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट लोब होता है जो राइट लोब से कंपैरेटिवली छोटा होता है,
द हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। तो ये जो लोब्स होते हैं ये बने होते हैं कॉर्ड्स के फॉर्म में, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। हिस्टोलॉजिकल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें इनका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कॉर्ड्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम हेपेटिक लोब्स कहते हैं। हेपेटिक लोब्यूल एंड दे आर मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स। किसके बने होते हैं? हेपेटिक सेल्स के। और दोनों ही जो लोब्यूल हैं दे आर कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। तो दोनों ही थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर करते होते हैं, यानी लिवर की कवरिंग पाई जाती है जिसे हम ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। लिवर एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे हम बाइल कहते हैं। बाइल इज सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स, passes through the hepatic duct and stored and concentrated in a thick muscular sac known as gallbladder। तो लिवर से बाइल सिक्रीट होता है, हेपेटिक डक्ट से जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होता है, और जब ज़रूरत होती है तब गॉल ब्लैडर से ही वो बाइल एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज होता है। आगे हम देखेंगे कि बाइल क्या है। तो बाइल अभी समझिए कि ये एक तरह का डाइजेस्टिव जूस का कंटेंट है जो लिवर से सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो सिक्रीशन इसका हमेशा चलता रहता है और स्टोर होता रहता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में, तभी केवल ये गॉल ब्लैडर से आता है। सो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर की डक्ट पाई जाती है जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। अलॉन्ग विथ ये जो सिस्टिक डक्ट है हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है और कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, और कॉमन बाइल डक्ट आगे चल के पैंक्रियाटिक डक्ट से मर्ज होती है और हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। तो ये पूरा समझाने के लिए इस डायग्राम को देखना पड़ेगा, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए और मैं इस डायग्राम में क्या मिसिंग है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, या इस डायग्राम में मिसिंग है लिवर, ठीक है। तो हम एक जो है लिवर भी बना देते हैं यहाँ पर, कि मान लेते हैं यहाँ पर लिवर भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये मान लेते हैं लिवर है। तो लिवर का ये लेफ्ट लोब, ये राइट लोब, दोनों लोब से अलग अलग डक्ट निकलती हैं जिन्हें हेपेटिक डक्ट कहते हैं, और दोनों मर्ज हो जाती हैं तो उसे कॉमन हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। यानी अलग अलग लोब से जो डक्ट निकलती हैं उन्हें हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट या राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से निकलेगी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट लोब से निकलेगी राइट हेपेटिक डक्ट, दोनों जुड़ जाएंगी, बनेगा कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर है जो लिवर के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो मैं ऐसा बना देता हूँ, लिवर सामने आ गया, गॉल ब्लैडर पीछे चला गया। तो बाइल जब सिक्रीट होता है तो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और इसको कैरी करता है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, जिसे हम कह रहे हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट बाइल को कैरी करके स्टोर करता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर्स में जब ज़रूरत होती है वहाँ से, तब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और गॉल ब्लैडर से रिलीज़ होता है बाइल, और वो आता है आगे। एक और डक्ट बनती है जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट किसके मर्ज होने से बनती है? सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट, इन दोनों के मर्ज होने से बनती है। साथ ही नीचे पैंक्रियाज पाया जाता है। पैंक्रियाज एक मीजोक्राइन ग्लैंड है, मीजोक्राइन ग्लैंड है। मीजोक्राइन ग्लैंड यानी इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाटिक जूस।
ठीक है। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो सिक्रेट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, अकॉर्डिंग टू यहाँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ग्लूकागॉन, ठीक है। तो यहाँ से सिक्रीट होता है, तो इसकी एक डक्ट आती है जिसे हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये पैंक्रियाटिक डक्ट आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करती है तो बनाती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ से ओपन होती है किसमें, डुओडेनम में, ये रहा डुओडेनम। और डुओडेनम की ओपनिंग को गार्ड करते हैं स्फिंक्टर, जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये तीसरा स्फिंक्टर है जो अभी हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। एक गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर, और तीसरा ये पढ़ रहे हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग से पहले प्रेजेंट होता है और डुओडेनम में इसकी ओपनिंग को गार्ड करता है, ठीक है। देख लेते हैं ये कौन सी डक्ट कैसे बनती है, आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा। एंड हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट विच इज़ गार्डेड बाय स्फिंक्टर इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। पैंक्रियाज के बारे में बात करें, सो पैंक्रियाज एक मीजोक्राइन ग्लैंड है या कंपाउंड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जो भी कह लो। इसमें दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट। इट इज़ प्रेजेंट इन द इलोंगेटेड ऑर्गन होता है जो सी शेप डुओडेनम, ठीक है, सी शेप डुओडेनम के लूप के अंदर प्रेजेंट होता है। द एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन सिक्रेट करता है जिसमें इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दो मेन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। वैसे तो और भी हार्मोन होते हैं, वो हम देखेंगे जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हम कि दो ही हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो मेनली सिक्रेट होते हैं किसमें, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा एलिमेंट्री कैनाल का एनाटॉमी। एनाटॉमी के ये पॉइंट्स उम्मीद है आपको ध्यान में रहेंगे और आगे जब क्वेश्चन आप करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट देंगे। याद रहे बच्चों, यहाँ पर हम टोटली एनसीईआरटी को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे एग्ज़ाम में 90 में से 84-85 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। और साथ ही मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बनते हैं और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि हम 85 क्वेश्चन तो कवर करेंगे, साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमें कुछ क्वेश्चन और ज़्यादा जो है डिस्कस करने की, कवर करने की एबिलिटी देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो करिएगा, और एनसीईआरटी क्यों फॉलो करना है उसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको ज़रूर जल्द से जल्द मैं अवेलेबल कराऊंगा, और वो आप मेरे चैनल पे जो है देख सकेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक हम इसको पॉज देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डाइजेशन ऑफ फूड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है बच्चों आप इस वीडियो के अगले पार्ट में। थैंक यू।